नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी पेज नंबर 35 से 41 तक की पूर्ति हम देख रहे हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें गद्य की विधाएं एवं गद्य खंड पाठ 7 से पाठ 12 तक के लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें जरूर याद करें। तो इसमें पहला प्रश्न है अपना, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। तो आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर। पहला है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा अंतर है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न है अपना, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में दो अंतर। कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, जबकि उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जबकि उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीन अंतर कहानी और उपन्यास में दे रखे हैं। तीसरा प्रश्न है, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में दो अंतर। पहला, नाटक बड़ा होता है, जबकि एकांकी छोटी होती है। नाटक में पात्र अधिक होते हैं, जबकि एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, रेखाचित्र और संस्मरण में दो अंतर लिखिए। तो रेखाचित्र और संस्मरण में दो अंतर। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता है। दूसरा अंतर है, रेखाचित्र वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, जबकि संस्मरण वास्तविक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य एक ऐसी रचना जो छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य का लक्ष्य विचारों तथा भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन लिखिए। हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन। भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। शुक्ल युग सन 1920 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग सन 1938 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। समसामयिक युग सन 1950 ईस्वी से आज तक। निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। प्रश्न क्रमांक 8 है, नाटक किसे कहते हैं। नाटक के तत्व लिखिए। तो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो वह रचना नाटक कहलाती है। नाटक के 7 तत्व होते हैं, कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनय। प्रश्न क्रमांक 9 है, हिंदी साहित्य के दो निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो हिंदी साहित्य के दो निबंधकार और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, ये रचनाएं हैं बाबू गुलाब राय की। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष, ये रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की। प्रश्न क्रमांक 10 है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। उनके दो उपन्यासों के नाम लिखिए। तो हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास हैं, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं एवं गुण विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की प्रमुख विधाएं आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये 6 विधाएं गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। गद्य की गुण विधाएं हैं जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, डायरी आदि। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, हिंदी के प्रमुख दो रेखाचित्र लेखकों
व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख दो रेखा चित्र लेखक एवं रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका रेखा चित्र है माटी हो गई सोना। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसी से मिलता जुलता शब्द रिपोर्ट है। जब लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, इस रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो दो रचनाएं माटी की मूर्तें, चिता के फूल, मसाल, पतितों के देश में। माटी की मूर्तें, चिता के फूल, मसाल, पतितों के देश में, 4 रचनाएं दे रखी हैं। भाषा, इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। इनकी भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। शैली, बेनीपुरी जी ने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन तथा रेखाचित्र, कथानक शैली में कहानी और उपन्यास, विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। प्रश्न क्रमांक 15 है, यशपाल की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो दो रचनाएं झूठा सच, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, 4 रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद में भाषा, यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति में सामर्थ्य है। शैली, उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। इन्होंने भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 16वां, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो दो रचनाएं सूरज कब निकलेगा, बीच में बिने, आएंगे अच्छे दिन भी। भाषा, स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विशेष संसार के अनुरूप है। इनकी भाषा सरल, सुगम एवं सरल है। आपने अपनी भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। शैली, स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक, किस्सागोई शैली एवं मध्यम वर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। 15वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो दो रचनाएं आपका बंटी, मैं हार गई, यही सच है, महाभोज, मन्नू भंडारी की रचनाएं। भाषा, इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में कथात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, संस्मरणात्मक तथा संवाद शैली के रूप अपनाए हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, यतीन्द्र मिश्र एवं भदंत आनंद कौशल्यायन की दो रचनाओं के नाम एवं उनका साहित्य में स्थान लिखिए। तो यतीन्द्र मिश्र की रचनाएं दे रखी हैं, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप। साहित्य में स्थान, यतीन्द्र मिश्र भावुक सहृदय हैं। संगीत, वाद्य आदि के ज्ञाता मिश्र जी की रचना का संसार बहुत विस्तृत है। साहित्य, कला और संस्कृति के संदर्भों में वे सतत स्मरण किए जाते रहेंगे। तो यतीन्द्र मिश्र की रचनाएं और साहित्य में स्थान है। प्रश्न क्रमांक 19 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। 20वां प्रश्न है, कैप्टन कौन था? तो कैप्टन उस कस्बे का एक साधारण, वृद्ध, कमजोर शरीर वाला अपाहिज व्यक्ति था जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त भी था। देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। अगला प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, सम्मान था, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर की देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला एक काला, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी बड़ी सी तोंद थी। वह हमेशा पान चबाता रहता था। इस कारण उसके दांत लाल काले हो रहे थे। वह स्थानीय बोली में बात करता था। उसके लिए देश के लिए त्याग करना एक तरह का पागलपन था। इन सभी कमियों के बावजूद वह एक संवेदनशील इंसान भी था। कैप्टन की मृत्यु की बात करते समय उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे। 24वां प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेजने का निर्णय किया, किंतु पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार होने पर पानी देने वाला कौन होगा, मेरे बाद आपकी देखभाल करने वाला कौन होगा। इसलिए पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 25 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ये लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 26 है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर यहाँ पर दे रखा है आपको। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते हुए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। क्रमांक 27 है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, पिताजी का प्रभाव, शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर दे रखा है आपको, पिताजी का प्रभाव और शीला अग्रवाल का प्रभाव। आप इन्हें पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 है, एक कहानी यह भी, आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी बेटी मन्नू भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देकर हड़ताल करा दी थी। इससे उनका सीना चौड़ा हो गया। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने के प्रमुख 2 कारण हैं। सेनाई बनाने में जिस रीढ़ का प्रयोग करते हैं वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके सहारे ही सेनाई जैसा वाद्य बजता है। दूसरा, सेनाई की मंगल ध्वनि के नायाब हीरा बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव ही है, इसलिए सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। 31वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो सेनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी सेनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने सेनाई को संसार भर में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय कार्य किया। उनसे बढ़कर सुरीला सेनाई वादक कोई नहीं हुआ, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को सेनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। 32वां प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सेनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है?
तो सुशीर वाद्यों से अभिप्राय है सुराग वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है और उसे शाह कहा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है कि आज तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि दोनों एक ही हैं या अलग अलग तत्वों के नाम हैं। ये दोनों शब्द समझ में कम आते हैं जब इन दोनों शब्दों के साथ विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, तब कुछ अर्थ समझ में भी आ जाता है। वह भी गलत सलत होता है। प्रश्न क्रमांक 34 है, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो ज्ञान और विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन कराने वाला संस्कृत मानव कहलाता है, जबकि नए तथ्यों और आविष्कारों से परिचित होने वाला या लाभ उठाने वाला सभ्य मानव कहलाता है। एक मूल खोज करने वाला होता है एवं दूसरा उपयोगकर्ता होता है। तो आज हमने गद्य की विधाओं में अंतर वाले प्रश्न, गद्य की विधाओं से संबंधित प्रश्न एवं गद्य खंड पाठ 7 से पाठ 12 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।